ये जो क्लास है ना, उसमें पहले के 5-6 मिनट में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगी। फिर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स मैं समझाऊंगी कि उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। फिर साथ में बैठ के बैराक के साथ बैठकर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे। ठीक है? ओके। जो भी मैं बता रही हूँ वो तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? अगर अभी मैं क्लास में बताऊंगी कि ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो आपको वो 5 चैप्टर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके अलावा अगर टाइम है तो और प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? अभी एक काम करना, सब लोग अपना अपना क्या लेके आएंगे, बीएसए का बेर एक्ट अपने साथ रखना, बीएसए के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों को लेके आना। यस, मैं वही बता रही हूँ, बेरैक्ट से कैसे ढूंढना है वही अभी हम सिखाएंगे। तो इसलिए बेरैक्ट्स दोनों ही लेके आना है आपको। पहले में हम देखेंगे वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, मैं ना अपना 1 सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबको दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? ये तो अभी डाउनलोड हुआ। यस, वेरी गुड। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए, मैम पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से लेने एक्ट मैम? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेर एक्ट लेके आना है, एंड एविडेंस एक्ट भी साथ में रखना है। अभी तक बेर एक्ट परचेज नहीं किए हैं तो तुरंत जाके परचेज कर लेना, बिकॉज आप जिस बेर एक्ट को यूज करते हुए एग्जाम लिखेंगे ना, उसके साथ परिचय बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 1-2 सैंपल क्वेश्चन आपके साथ कराऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले पहले क्लास में ही क्या करेंगे, हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। डोंट वरी। मैम बीएसए एंड इंडियन पैनल। इंडियन एविडेंस एक्ट। मैम आज का दिन तो बीएनएस प्लस आईपीसी का है। हाँ, मैंने ग्रुप पे बताया कि एक्चुअली हम बीएसए पहले कर लेंगे, एंड एंड में जैसे ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा आपको समझ में भी आएगा बीएसए क्यों करवा रही हूँ। बीएसए ना काफ ऐसे, आई टेल यू व्हाई आई वांट यू टू स्टार्ट विद बीएसए, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं चाहती हूं आप एक ऐसा बेर एक्ट उठाएं जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन बेर एक्ट से ही आते हैं। ओके? आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लें या सीपीसी ले लें, उनमें से 50% क्वेश्चन ही बेर एक्ट से आते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारा बीएसए है इसके कॉन्सेप्ट सिंपल है। बीएसए एंड एविडेंस एक्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो पुराना लॉ या नया लॉ हो, दोनों में सेम ही चीजें होती हैं। पढ़ने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो फिक्स्ड है, उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि बहुत लोग आज ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज है, तो स्टार्ट हाँ जी करते हैं एक टॉपिक से जो पढ़कर आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखे, है ना? मैम, बीएसए एंड इंडियन एविडेंस, राइट? यस। मे ओके आई नो योर नेम, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। अभी हम पहले 10 मिनट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, फिर प्लीज रेज योर हैंड, फिर मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ओके? तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसए। हर एक बेर एक्ट में क्या होता है, कंटेंट्स पेज होता है। बेर एक्ट के स्टार्टिंग में जो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस करके होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट्स पेज या इंडेक्स। इस इंडेक्स या कंटेंट्स पेज से हम कई सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट 3 वीक्स जब भी आपको टाइम मिले, एग्जाम से पहले, लंच के टाइम में टाइम मिल रहा है या डिनर के बाद टाइम मिल रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, हर एक बेर एक्ट आपको उठाना है। एग्जाम जाने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उस बेर एक्ट का इंडेक्स आपको रीड करना है। कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी समझना भी नहीं है। अगर आप हिंदी बेर एक्ट यूज कर रहे हैं तो हिंदी वाला एक बार पढ़ के आप एक बार पढ़ के आप परिचय बना लो। परिचय बनाने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा एडमिशन के बारे में सेक्शन 15 में है, अच्छा बस उसके उसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको एक बार रीड करना है। अच्छा, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर के बारे में लगभग यहाँ पे लिखा है, राइट? देखिए आप सारे मैसेजेस डाल दीजिए चैट बॉक्स में। मैं 10-15 मिनट का पहले लेक्चर लूंगी, फिर मैं सारे मैसेजेस को एक एक साथ क्लियर करूंगी। ठीक है? ऐसे 10-15 मिनट पढ़ेंगे, फिर 2-4 मिनट क्वेश्चंस, फिर 10-15 मिनट पढ़ेंगे, 2-4 मिनट क्वेश्चंस। चलेगा? ठीक है सबके लिए? ठीक है, मुझे थम्स अप दे दो सो दैट देयर इज नो मोर डिस्टर्बेंस एंड वी नाउ एक्चुअली स्टार्ट द बेर एक्ट। ओके? ओके, वेरी गुड। तो देखिए, आप बीएसए पढ़ने के लिए बैठे हो,
तो आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ना है। डेफिनेशन से हम 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 बीएसए में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, 1-2 बार आपको रीड करना है, कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना। अच्छी बात इसीलिए बीएसए में अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम आंसर्स आपको बाय हार्ट नहीं करने हैं। 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनमें से 1 या 2 ही क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, तो आप इजीली 6 आउट ऑफ 8 इजीली स्कोर कर सकते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम बैराक अच्छे से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उनमें से डेफिनेशंस इज वन ऑफ दैट सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा ये एविडेंस एक्ट बोले या बीएसए बोले, इनका जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन सेक्शन 3 से आता है। आप एक बार सोचे, हम कोर्ट में जाके क्या करते हैं? आप किसी भी पार्टी के लॉयर हैं, आप कोर्ट में जाके क्या करते हैं? अपने साइड के जितने भी एविडेंसेस हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं, एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट ये देखिए कि आपके जो एविडेंसेस हैं वो वैलिड है, एंड कोर्ट आपका जो साइड है उन्हीं पे ज्यादा भरोसा रखें, यानी कि आपने जो एविडेंसेस दिया है उन्हीं पे भरोसा करें, ये आप चाहते हैं। दैट इज व्हाट एनीबडी डज एज एन एडवोकेट, एंड दिस इज द फाउंडेशन। बट हमारे पास तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। हम क्या जज साहब के सामने सब कुछ लगा देते हैं? नहीं, हम जज साहब के सामने सब कुछ नहीं लगाते। हम उन्हीं चीजों को एविडेंस में पेश करते हैं, उन्हीं चीजों को एविडेंस के तौर पर सबमिट करते हैं जो या फिर फैक्ट्स इन इश्यू होते हैं या रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। फैक्ट इन इश्यू का सिंपल मतलब होता है जो भी उस सिचुएशन में या जो भी उस घटना के जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेट करता हो। तो फैक्ट इन इश्यू तो डिपेंड करता है ना आपके केस पे। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल केसेस में मर्डर का अगर ट्रायल चल रहा है, तो फैक्ट्स इन इश्यू क्या होंगे? मर्डर वेपन क्या है, विक्टिम कौन है, विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे मर्डर हुई है, ये सब हमारे फैक्ट्स इन इश्यू बन जाते हैं। तो एविडेंस उन्हीं के बारे में होता है। अगर सिविल केस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो ओनर कौन है, सेल डीड क्या है, पोजेशन किसके पास है, ये सब फैक्ट इन इश्यू हो जाते हैं। तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो सेक्शन 3 बहुत क्लियरली बता देता है एविडेंस आप सिर्फ 2 ही चीजों का दे सकते हो। एक होता है फैक्ट्स इन इश्यू, फैक्ट्स इन इश्यू का आप एविडेंस दे सकते हो, एंड दूसरा होता है रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स इन इश्यू तो फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है मैम? रेलेवेंट फैक्ट्स वो होता है जो लॉ बताती है। अब रेलेवेंट फैक्ट्स आप या मैं डिसाइड नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू एंड मी आर नॉट डिसाइडिंग। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि एक फैक्ट रेलेवेंट है कि नहीं है? लॉ खुद बताती है। कौन सा लॉ बताती है? हमारा जो बीएसए है उसी में लिखा है। आप देखना, ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर का हेडिंग ही वो है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो आपका जो बीएसए का बैराक्ट है उसमें से एक मेजर हिस्सा सिर्फ रेलेवेंसी के बारे में ही है, यानी कोर्ट के सामने कौन सी चीजों को हम रेलेवेंट मानेंगे, यानी कौन सी चीजों के बारे में डिस्कशन होगी, कौन सी चीजों के बारे में कोर्ट विल स्पेंड टाइम, एंड कौन सी इररेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट नहीं है। उनके सामने उनके बारे में प्रूफ देना भी बेकार है, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। ऐसे चीजों को अगर आप एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहेंगे तो कोर्ट कहेंगे ये तो नॉट रेलेवेंट है, नॉट रेलेवेंट है, तो इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या रेलेवेंट है, क्या नॉट रेलेवेंट है, एआईबी के लिए आपको बाय हार्ट करना है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल बाय हार्ट मत करना, क्योंकि बैराक तो आपके पास होता है। अब देखना सेक्शन 4 से लेकर, ये आप एक बार बैराक मेरे साथ पलटना, सेक्शन 4 से लेकर एक पूरी लंबी लिस्ट जा रही है, लंबी लिस्ट जाती है। कहां तक जाती है ये लंबी लिस्ट? 50 तक है। आपका जो पूरा लिस्ट है लगभग सेक्शन 50 से लेकर, सॉरी सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50, इन इतने सारे सेक्शन में हम एक लंबे लिस्ट में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रेलेवेंट। जजमेंट्स कब रेलेवेंट होते हैं उनके बारे में लिखा है। अगर रेलेवेंसी ऑफ थर्ड पार्टी ओपिनियन, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का मतलब है वो वाला बंदा जिससे केस का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो अक्यूज्ड है, ना विक्टिम है, ना पार्टी 1 है, ना पार्टी 2 है, ना वो प्लेंटिफ है, ना वो डिफेंडेंट है, उस केस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं थर्ड पार्टी। तो क्या ऐसा थर्ड पार्टी का ओपिनियन रेलेवेंट होगा तो किस केसेस में होगा, किन हालातों में हम उसको वैल्यू देंगे, किन हालातों में वैल्यू नहीं देंगे, उसके बारे में होता है ये सेक्शन 39-40। फिर कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन के बारे में हम कब एविडेंस दे सकते हैं, वो हो जाता है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। तो ये जो पूरी लंबी लिस्ट है, कहने की बात ये है, इन सब में एक ही चीज लिखा है, क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के हर एक सेक्शन को एक बार रीड करना,
एंड आइडेंटिफाई करना इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 4 अगर आप देखते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो सेक्शन 4 का जो की वर्ड है वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऐसा करके आपको क्या करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। जैसे सेक्शन 5 फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट, तो कॉज और इफेक्ट हो गया यहाँ पर कीवर्ड। सिमिलरली मोटिव एक कीवर्ड हो गया हमारे लिए, कंडक्ट, कंडक्ट यानी बिहेवियर एक कीवर्ड हो जाता है। फिर देखना सेक्शन 8 कॉन्स्पिरेटर, दैट इज अनदर कीवर्ड। तो ऐसा करके आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे 15 to 20 मिनट्स, आराम से बैठना एंड ये पर्टिकुलर बैराक के लिए तो आपको पक्का करना ही पड़ेगा, बीएसए में एक एक रीड करते आना। जैसे सेक्शन 15 में क्या लिखा है, अच्छा एडमिशन है, डिफाइंड का मतलब है एडमिशन का डेफिनेशन दिया गया है। तो एक एक करके आप अपने लिए आराम से बैठ के कीवर्ड आइडेंटिफाई करना। ये कीवर्ड्स इसलिए मैं अभी आइडेंटिफाई करने को बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन में भी यही कीवर्ड होगा। क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्स्पिरेटर का कीवर्ड मिला है तो आप तुरंत आके सेक्शन 8 खोलेंगे। अगर आपको जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं अगर उसमें कंडक्ट के बारे में है या मोटिव के बारे में है तो आप सीधा सीधा सेक्शन 6 पे आएंगे। तो इसीलिए ये कीवर्ड से परिचय बनाना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये पक्का एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपको इस सब्जेक्ट से अच्छे मार्क मिलेंगे। अब ये जो सेक्शन 4 है इसी को हम रेस जेस्टे कहते हैं। रेस जेस्टे ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे को ही हमने अपने एविडेंस एक्ट में रखा था, उसी चीज को अब हम बीएसए में भी रख रहे हैं, ठीक है। तो पूछते हैं एज पर योर बीएसए व्हाट इज द सेक्शन नंबर फॉर रेस जेस्टे, तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 4। एंड यही सेक्शन 4 अगर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से देखें तो वो था सेक्शन 6। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेस जेस्टे पूछे तो इंडियन एविडेंस एक्ट पूछे तो आप लिखोगे सेक्शन 6 एंड बीएसए पूछे तो आप लिखोगे सेक्शन 4। फिर यहीं पर मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि नोट्स लिखने में भी आपको आसानी होगी। यहाँ पे दो और चीजें आपको जो बिट्स में आएंगे, जो क्वेश्चन में आते हैं वो बता देती हूँ। सेक्शन 7 में पूछा जाता है इंट्रोडक्टरी फैक्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी फैक्ट के बारे में। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आती है टिप यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। प्लीज लिख लीजिए, नोट सब लोग लिख लीजिए। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन सा सेक्शन में आता है, सेक्शन 7। ये बैराक में बैठ के ढूंढेंगे ना, एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा, मैं वैसी चीजें बता रही हूँ। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठ के ढूंढेंगे तो आंसर मिलेगा कि नहीं। अगर ऐसे कुछ चीजें आप ढूंढ रहे हो जहां पर एग्जाम में बैठ के बस टाइम वेस्ट ही होगा, आंसर नहीं मिलेगा, तो ऐसे चीजों को आपको बैठ के ढूंढना नहीं है। टिप मैं बता रही हूँ नहीं होगा, रट के जाना पड़ेगा, सेक्शन 7 में है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। फिर एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 9 में जो है एलाबाई के बारे में। एलाबाई होता है वो चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहते हैं, आपने सारे वेब सीरीज में भी देखे होंगे, कहते हैं कि अक्यूज ने ये क्राइम किया है। अक्यूज अपने साइड से एक वीडियो लेके आता है, पासपोर्ट का स्टैंप लेके आ जाता है, ये बताते हुए कि उस दिन जब ये ऑफेंस हुआ था मैं तो इंडिया में था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। दिल्ली में अगर क्राइम हुआ है मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो सऊदी में था। आप मेरा देख लो इमिग्रेशन और मेरा जो वीसा है वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है, मेरा पासपोर्ट का स्टैंपिंग आप देख लो, मेरे फोटोज देख लो, फोटोज के पीछे आपका जो जियो आइडेंटिटी होता है वो देख लीजिए। तो ऐसा करके आप प्रूव कर रहे हो कि मैं तो क्राइम कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो कहीं और था। तो वैसी चीजों को हम कहते हैं alibi, and alibi is relevant under section 9। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, कि वॉइस ठीक है? नो मैम। ठीक है, ओके। तो दैट इज इंपॉर्टेंट अंडर 9। फिर आप ये चेक कर लीजिए, सेक्शन 15 इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, एडमिशन का डेफिनेशन। टिप का फुल फॉर्म इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, मैं लिख देती हूँ, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या होता है, जो अक्यूज है ना, अक्यूज के जैसे ही 4-5 लोगों को ना लाइन में खड़ा करा देते हैं, एंड जो विक्टिम है विक्टिम से पूछते हैं अच्छा ये 5 लोग हैं ना, इनमें से अब तुम करेक्टली आइडेंटिफाई करो किनको, अक्यूज्ड को। जैसे कोई बैग की चोरी हो जाती है या फोन की चोरी हो जाती है और मैं कहती हूँ हाँ मैं उस चोर को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसे कहती हूँ तो वो चेक करने के लिए कि मैं ठीक से आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि नहीं, उसी के जैसे हम शक्ल जैसे जो लगते हैं उन लोगों को खड़ा कर देते हैं पुलिस। तो पुलिस खड़ा करती है 4 या 5 ऐसे ही लुकिंग अक्यूज्ड को,
उनमें से मुझे सही से आइडेंटिफाई करना है वो अक्यूज्ड, वो होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, फिर आती है सेक्शन 15 जहां पर एडमिशन का डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, AIB 20 में क्वेश्चन आया था इसी सेक्शन से, एक बार रीड कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है आपके 21, 22, 23, 24। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो एडमिशंस कब रेलेवेंट होंगे, पुलिस ऑफिसर को बताया गया स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है कि नहीं, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्कवरी बाय पुलिस। क्या आता है कॉन्सेप्ट? डिस्कवरी बाय पुलिस। डिस्कवरी बाय पुलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। डिस्कवरी बाय पुलिस का क्या मतलब होता है? अक्यूज कोई भी स्टेटमेंट देता है ना पुलिस ऑफिसर को, वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। पुलिस ऑफिसर को देता है या पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी को भी देते हैं, तो वो जो बयान है उसको हम कोई वैलिडिटी नहीं देते हैं, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि पुलिस ने शायद डराया हो, धमकाया हो, इसीलिए वो कन्फेशन दे रहा है। बट अगर इमेजिन कीजिए, अगर एक ऐसा अक्यूज्ड है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एंड उस स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस एक्चुअल में उनके घर जाते हैं, एंड जैसे कि अक्यूज ने बताया अलमीरा के पीछे रखा हुआ था एक चाकू जिसपे खून के मार्क्स हैं, अक्यूज के फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सब उनको मिल गए। तो लॉ ये कहती है कि हाँ जी, सिर्फ बयान है, सिर्फ स्टेटमेंट है, सिर्फ कन्फेशन है, तो पुलिस का कन्फेशन वैलिड नहीं है। बट अगर पुलिस कन्फेशन के आधार पर कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं, कुछ भी चीजें इकट्ठा करके लेके आ पाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ मटेरियल, डिस्कवरी ऑफ थिंग्स, या डिस्कवरी बाय पुलिस भी कहते हैं। तो अगर ऐसा डिस्कवरी होता है तो वो क्या हो जाता है? ऐसा डिस्कवरी जब हो जाती है उसको हम कहते हैं वैलिड। तो ये जो पूरी पूरी बयान है वो वैलिड नहीं है, पर उस बयान के जितने भी सेंटेंसेस हैं, यानी 50 स्टेटमेंट का जो बयान है, उनमें से 2 लाइन है जो जिनकी वजह से पुलिस एक्चुअली जाके वो चाकू लेके आ पाए, वो 2 लाइन जो है ना वो डिस्कवरी बाय पुलिस हो जाते हैं एंड दे बिकम रेलेवेंट। तो कहीं बार ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं बार पूछ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 24, 25 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है 26। 26 में कॉन्सेप्ट होता है डाइंग डिक्लेरेशन का, यहीं पे लिख लीजिए। सेक्शन 26 सब क्लॉज ए में BSc के हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन होता है। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन 32 में होता है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों का सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए तो रट के जाना पड़ेगा। एंड देखिए, याद रखिए, जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, वो अगर आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं, जल्दी जल्दी यानी विद इन 50 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, आई मीन विद इन 15 या 20 सेकेंड्स अगर आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं और अनदर 15-20 सेकेंड्स में आप बबलिंग करते हैं ना, तभी आपके पास टाइम होगा लंबे लंबे क्वेश्चंस एंड में पढ़ने को, वरना आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो ये प्लीज ध्यान में रखें कि रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है, बैराक्ट में से आंसर्स ढूंढने का जो स्पीड है वो भी बढ़ाना है। एंड ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक सेक्शन नंबर्स, वो भी आप रट के जाएंगे तो आप ही के लिए सेफ होगा। क्या मैम हम ये बैराक्ट से नहीं ढूंढ सकते क्या? ऑफकोर्स ढूंढ भी सकते हो, पर अगर आप सिंपल क्वेश्चंस भी ढूंढने बैठो, टफ क्वेश्चंस भी ढूंढने बैठेंगे ना एग्जाम में, तो टाइम नहीं बच पाता है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी टॉपिक है, डीडी लिखा है, डीडी का मतलब क्या हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन। ये डाइंग डिक्लेरेशन से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, हाँ, इसका भी सेक्शन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 39 BSA के हिसाब से होता है, एंड सेक्शन 45 होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। फिर कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस, सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है, एंड आपका जो सेक्शन 46 है वो भी इंपॉर्टेंट है, 47 भी एक बार रीड कर लेना। ये जो टॉपिक है ना, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, ये बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा तो क्लास के बाद आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए 5 साल पहले ना AIB इतना टफ नहीं था, इसलिए किसी ने भी इतने क्लासेस नहीं लगवाए हैं, खुद बैठ जाते थे एग्जाम हॉल में, 2 या 3 दिन पहले निकल ही जाता था। पर अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो इसीलिए तो अब हम क्लास लगवा रहे हैं, इसीलिए तो हम
पहले से पढ़ाई करके जा रहे हैं। सो आफ्टर द क्लास जो भी मैं चीजें बता रही हूँ उनको भी आप फॉलो करना, तो आपका पक्का क्लियर होगा, ठीक है? Ma'am, नेक्स्ट। ma'am, uh, यस, ओके, विल yeah, टेक फॉर 2 minutes. I am saying that the opinion of experts. हम्म Hmm. So 39 to 45 is full important, no? यस, बट जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर सी एआईबी इज अ वेरी सरफेस लेवल एग्जाम, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बट हर एक टॉपिक का बहुत इन डेप्थ नहीं जाके पढ़ना। तो अगर आप Okay, सेक्शन 39-40 पढ़ लेते हैं वो बहुत है फॉर एआईबी। okay, मैम इतना भी okay, नहीं okay, पढ़ okay. सकते, 2 सेक्शन भी नहीं पढ़ सकते, तो एक पढ़ लो बस, 39 पढ़ लो, वो भी काफी है एआईबी के लिए, बस पढ़ लेना अच्छा, सारे और बैराक ये का। यहाँ पे आपका है 46 से 50. हाँ, यहाँ पे 46, 47, 50 सारा मतलब पढ़ लेना, जितना हो सकता है उतना पढ़ लेना। अब देखिए स्टूडेंट पे भी डिपेंडेंट है, कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं मैम हम इस क्लास के बाद भी 1-2 घंटे दे पाते हैं, तो वो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 4 सेक्शन ज्यादा पढ़ लेना। अब कुछ लोग के होते हैं जो सच में उनके पास टाइम नहीं है, दोज पीपल व्हाट यू विल डू, बस डायरेक्ट जो सेक्शन बता रही हूँ 39 मतलब सिर्फ 39 पढ़ना, आगे पीछे कुछ नहीं, बस जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लेना, ठीक है? मैम हम लोग पेंसिल से मार्क कर सकते हैं? No, that is not allowed. Actually, it depends on your exam center, but I suggest don't do it. इसलिए मैंने कहा था स्टिकी नोट्स लगा लो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ आप क्या करोगे, ऐसे बस स्टिकी नोट लगा लेना, बाद में एग्जाम हॉल जाने से पहले 1-2 घंटे पहले या एक रात पहले बैराक से वो हटा दो, आपका पूरा रिविजन जैसे हो जाएगा, वो हटा के लेके जाना, दैट विल बी द बेस्ट। वही मैं बताते आई हूँ, ठीक है? चलो, हाँ, अब तक 50 तक हमने देखा, क्या देखा? रेलेवेंसी के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया है ना? एज लॉयर्स हम क्या कर रहे हैं, एज एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं, हर रोज कोर्ट में जाते हैं, ये चीज वो चीज, डॉक्यूमेंट लगाओ, एफिडेविट लगाओ, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ चीजें हैं जो लॉ खुद बता रही है आप प्रूव मत करो, नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो अच्छी बात है हम सबके लिए। उनके बारे में है 51, 52, 53। Then comes the very very important topic of oral evidence and documentary evidence. देखिए, एविडेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, यस, कई प्रकार के एक्चुअली नहीं है, बहुत सिंपल डिवीजन है। ओरल एविडेंस होता है एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, बस। ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस वो चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो चीजें होती हैं जहां पर कुछ दिखाने के लिए हो, ओके? सो डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है ना, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है इट इज वेरी वाइड। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? एनीथिंग दैट इज रिटन इज अ डॉक्यूमेंट। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, बुक में कुछ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। आपने एक सेल डीड बनाई है, वो डॉक्यूमेंट हो गया, यस। आपने एक फोटो क्लिक किया है, वो भी डॉक्यूमेंट है। आपने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस सेंड किए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है। आप एक चित्रकार हैं, आप पेंटिंग करते हैं, कार्टूनिस्ट है, कार्टून बना लेते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है। आप मैप बना रहे हैं, मैप ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है। मैंने ना स्क्रिबलिंग किया है, क्लास से पहले मैंने कुछ स्क्रिबलिंग किया है, वो स्क्रिबल भी डॉक्यूमेंट होता है। तो सब कुछ ही डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे किसी भी भाषा होने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी मार्किंग्स किए हैं, अगर कोई एक लेट्स से कैनवस है, व्हाइट कैनवस, उस पे 4 लाइन लगा दिए हैं, बस उसमें कुछ लिखा नहीं है, सब मार्किंग किया है, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो लॉ ये कहती है सब कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। एंड अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप जरूर डॉक्यूमेंट को ही पेश करना। अब कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केस के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई 2-4 लोग मिलकर लेट्स से मर्डर प्लान कर रहे हैं या रॉबरी प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ी ना अपना आइडिया बैठ के लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 एग्जीक्यूशन, ये सब थोड़ी ना लिखा होता है, राइट? ऐसे केसेस में जहां पर कुछ भी परमानेंट फॉर्म में नहीं है, कुछ भी कहीं पे रिटन डाउन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, ऐसे केसेस में हम डॉक्यूमेंट को लेके नहीं आ सकते कोर्ट में, तो उस केसेस में हम ओरल एविडेंस यूज करते हैं। सो law is very clear, there are 2 types of evidences, oral evidence, documentary evidence। and documentary evidence अगर है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है, तो आप डॉक्यूमेंट को ही पेश कीजिए कोर्ट में। उन्हीं केसेस में हम ओरल एविडेंस देते हैं जहां पर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं होता है या किसी भी तरीके से उसको हम देख नहीं सकते। अनीश प्लीज सी द रिकॉर्डिंग, ओके? ये आप एक काम करना, ये टाइम रिकॉर्ड कर लो, ये कितने बजे का है, रफली 30 मिनट्स ना।
दिस इज सी एवरीबडी, अगर बीच बीच में अगर आपका नेटवर्क चला जाता है लाइव क्लास में, तो आप क्या करेंगे ना, आप नोट डाउन कर लो, ये लगभग 30 मिनट्स हुआ है लेसन स्टार्ट होके, तो जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो पूरी मत देखना, वो 30 मिनट्स के बाद का देख लेना, तो जो भी आपने मिस किया है ना वो मिल जाएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस, जब लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, सब लोग ऐसे करना। होता है जैसे बीच में कॉल आ गया, आप चले गए, 2-4 मिनट के बाद आप ज्वाइन करें, या बिजली की प्रॉब्लम है, इंटरनेट चली गई है, तो आप ऐसे करना, ठीक है। फॉलोइंग एवरीबडी, चलो। हाँ, तो लॉ में क्या होता है, 2 प्रकार, ओरल, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या डिजिटल एविडेंस है वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आता है। ओरल एविडेंस को लेकर सेक्शन 54-55 इंपॉर्टेंट है, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एविडेंस वो होता है अगर आप डॉक्यूमेंट को ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट के सामने पेश करते हैं। अब कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जहां पर मैं ओरिजिनल को लेके नहीं आ सकती, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे कुछ मार्किंग करते हैं वो भी डॉक्यूमेंट है। तो इमेजिन कीजिए किसी ने ना एक बड़ा सा पत्थर लिया है, पत्थर पे उन्होंने अपना जो भी पेंटिंग बनाना चाहते हैं वो उन्होंने बना लिया। या फिर उड़ीसा में बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट है जो सैंड है ना, सैंड के स्कल्पचर्स बनाते हैं। अब ऐसी चीजों में तो हम वो सैंड, रेत को या पत्थर को कोर्ट में तो लेके नहीं आ सकते। ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहां पर आपकी जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो शायद जल गया हो, या फिर वो गुम गई हो, या फिर वो किसके पास है ये पता ही नहीं हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ऐसे केसेस में जहां पर प्राइमरी एविडेंस इज नॉट पॉसिबल, जहां पर ओरिजिनल लाना पॉसिबल नहीं है, हम तब सेकेंडरी एविडेंस को लाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 58, एंड इतना ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 60। प्लीज मार्क कर लेना, 57 से, 58 से एंड 60, इन तीनों ही सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। मेरे साथ साथ आप अभी बैराक में खोल के भी देख लेना, एक बार मेरे साथ खोलना, आप खुद ब खुद खोल लेना। लेट मी ऑल्सो शो हियर। आपको भी खोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, एक पेज से दूसरा पेज ढूंढते रहते हैं। ये रहा। सो ये जो प्राइमरी एविडेंस है, हाँ जी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 4-5 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेक्शन 57 के नीचे ये देखना, बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस है, एक बार आपको रीड करना है, समझ में आया ना समझ में आया, की वर्ड्स। अगर आप हिंदी में एग्जाम लिख रहे हैं तो हिंदी बैराक्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं, या डिग्लॉट वाला बैराक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाला टर्मिनोलॉजी के साथ भी आपको एक बार वाकिफ होना ही पड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 58 में क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस होता है, सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, एक लंबी लिस्ट दी है। बाय हार्ट कुछ नहीं करना, मेमोराइज कुछ मत करना, रीड करना है। बैराक्ट आप ही के पास है, आप अभी जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको ये सारा मेमोरी में लगा के लेके नहीं जाना है, इन्हीं में से कहीं ना कोई क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओरल एडमिशंस के बारे में पूछ लिया, आपको इतना पता होना चाहिए, सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। रिटन एडमिशंस के बारे में पूछ लिया, पता होना चाहिए, वो सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। ठीक है, ऐसे आपको परिचय बना के बैठना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, चलिए मैं फिर से चलती हूँ अपने ही कंटेंट्स पेज पे। कंटेंट्स पेज पे ना फास्ट पढ़ने में आपको आसानी होती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ टाइम हो ना हो कंटेंट्स पेज तो पढ़ के रखना। ओके, 60 भी वैसा ही है, 60 में भी एक लिस्ट दी हुई है, बाय हार्ट नहीं करना, रीड करना 1-2 बार। चलिए, फिर एक सेक्शन है 63। अगेन इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस पता होना चाहिए ये कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सेक्शन 63 में है। ठीक है, फिर 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक बार पढ़ लेना। देन आती है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस में अभी 2 मिनट में पढ़ा दूंगी, जितना मैं पढ़ा रही हूँ एज इट इज आप वैसे फॉलो करना। प्रिजम्पशंस में मे प्रिज्यूम करके एक प्रिजम्पशन होता है। अगर कहीं पर भी मे प्रिज्यूम का प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन का मतलब क्या है ये समझते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट खुद ब खुद अज्यूम कर लेती है, या खुद अज्यूम करना का मतलब क्या होता है, वो मान लेती है कि वो सच है। देखिए
एज एडवोकेट्स आप क्या करते हैं, हर रोज एविडेंस पेश करते हैं ताकि कोर्ट आपको आपकी बातों पर यकीन करे। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं लॉ के हिसाब से जहां पर एडवोकेट्स कुछ करे या ना करे, लॉ खुद प्रिज्यूम कर लेते हैं, लॉ यानी जज खुद प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कुछ चीजें सच हैं। तो इनमें भी प्रिजम्पशन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है मे प्रिजम्पशन एंड दूसरा होता है शैल प्रिजम्पशन। एक होता है मे, दूसरा क्या होता है, शैल। तो ये देखना, मे प्रिजम्पशन में ना जो हमारे जज साहब हैं, जज के पास डिस्क्रिशन होता है। क्या होता है, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर उनको उस फैक्ट्स में लगता है कि सच, इसको सच मानना चाहिए तो वो मानेंगे। अगर उनको लगता है अरे नहीं यार मेरे को कुछ खटक रहा है, शायद ये सच नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे। वो तो डिस्क्रिशन का चीज, वो तो जज का डिस्क्रिशन है। बट शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, ये मैंडेटरी है। यहां पर ना जज के लगने ना लगने से कुछ नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी, लॉ ने बता दिया ये मैंडेटरी है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो तब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जज को क्या लगे क्या नहीं लगे उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। अब मे प्रिजम्पशन हो या शैल प्रिजम्पशन हो, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रिबट कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन यानी ऑपोजिट पार्टी जो है इसको, इसके खिलाफ एविडेंस पेश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सच है कि नहीं, कोर्ट को तय करना है। अब क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी है, जज कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी को मैं मान लेता हूं वैलिड। अगर जज ने ऐसा कह दिया एंड आप ऑपोजिट साइड के पार्ट एडवोकेट है एंड यू आर अपसेट विद इट, ये आपके खिलाफ जा रहा है, तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपके खिलाफ जा रहा है ना, इसको वैलिड मानना किसके खिलाफ जा रहा है, आपके खिलाफ जा रहा है। तो आप एज एन एडवोकेट आना एंड उसको रिबट कर लेना। बट वो आप पे है, मैंने अब ना बॉल आपके कोर्ट में डाल दिया, आप आके रिबट करो। एज अ जज मैंने तो तय कर लिया है, मैंने तो मन बना लिया अपना कि ये तो सच है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सच है, मैंने मन बना लिया। ओके, अब कौन से प्रिजम्पशंस मे प्रिजम्पशंस होते हैं, कौन से शैल प्रिजम्पशंस होते हैं, ये आप या मैं तय नहीं कर रहे, ये तो लॉ में लिखा है। एक सेकेंड आप लोग सेक्शन 78 खोल के मुझे बताना, 78 में शैल प्रिज्यूम लिखा है कि मे प्रिज्यूम लिखा है, तब तक मैं बाकी के क्वेश्चंस आंसर कर लेती हूँ। बाकी लोग ये खोल के मुझे बताना। यस परमेश्वर, शैल है, शैल शैल है प्रिज्यूम। मैम, शैल वन प्रिज्यूम। सेकेंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं किसी और का क्वेश्चन अभी आंसर कर रही हूँ। जिनका हो गया है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। परमेश्वर यस, हेलो। एक सेकेंड। मैम इलेक्ट्रॉनिक हाँ, गुड रिकॉर्ड इवनिंग। में प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाँ पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था प्रीवियस ईयर का। जी कौन सा पता नहीं, इसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रिज्यूम एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या ये बराबर है? एक्चुअली आपकी आवाज ना बहुत कट रही है, अगर आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब? हेलो। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आई थिंक मेरे को जो समझ में आया मैं समझा देती हूँ। शायद ना आप सेक्शन 90 के बारे में बात कर रहे हैं, शायद मैं बता देती हूँ क्या है वो। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में ना वो पूछते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो वो क्या मे प्रिजम्पशन होगा कि शैल प्रिजम्पशन होगा। तो आपको ना बैराक में आके चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, जो आपका सेक्शन 90 बीएसए है उसमें क्या लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में क्या प्रिजम्पशन होती है। यहां पर लिखा है कोर्ट में प्रिज्यूम, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के बारे में जो भी प्रिजम्पशन होगी वो एक मे प्रिजम्पशन होगी। आप फॉलो कर रहे हैं, शायद आपका क्वेश्चन यही था। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रिज्यूम का मतलब वही है। हाँ जी, गो हेड। मे प्रिज्यूम इज कॉमन सेंस। हाँ जी पूछिए परमेश्वर, प्लीज आस्क। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। आवाज आ रही है, बताइए। यस हाँ, प्लीज। मुझे मुझे ये पूछना था, मैंने एक प्रीवियसली इसके क्वेश्चन में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में प्रिज्यूम एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसका आंसर ये था, तो ये बराबर है? हाँ, आई थिंक आपका क्वेश्चन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है,
एंड द आंसर इज यस। हाँ जैसे हाँ मैंने हाँ बताया, ओके देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एविडेंस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड को कंसिडर करते हैं। यही है ओके आपका ओके क्वेश्चन? थैंक यू। यस यस, वेरी गुड, शैल प्रिज्यूम है, करेक्ट। तो जब भी करेक्ट 90 में मे है, तो क्वेश्चन में ना ऐसे पूछते हैं, ये प्रिजम्पशन क्या, किस तरीके का प्रिजम्पशन है, ये आपको रट के नहीं जाना है, आपको उस चीज का जो भी रेलेवेंट सेक्शन है वो फाइंड आउट करना है। जैसे मैप्स एंड बुक्स के बारे में पूछा तो ये वाला सेक्शन चेक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स, 30-year-old डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा तो ये वाला सेक्शन चेक करेंगे, एंड उसमें देखेंगे कि ये मे प्रिजम्पशन है कि शैल प्रिजम्पशन है। ओके, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, जैसे 92 देखना आप, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, कोर्ट मे प्रिज्यूम, ठीक है। तो इसमें वंस अगेन कुछ भी रट के नहीं जाना है, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जहन्नूर, यस प्लीज गो अहेड, आप पूछ लीजिए फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है? ओके फाइन। इसके बाद के जो कुछ टॉपिक्स है ना वो आप एक्सक्लूड कर दीजिए। देखिए टाइम कम है तो ओनली हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स ही पढ़ना है, सब कुछ अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो बाकी सब आप छोड़ दीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ना चाहते हैं तो 104 पढ़ लीजिए। उसके बाद 108 एक बार रीड कर लेना, 104 108। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा है तराना, वेरी गुड। मैंने अभी कितने पढ़ाए? प्रिजम्पशन में दो तरीके के पढ़ाए, मैक्सिमम प्रिजम्पशन मे प्रिजम्पशन या शैल प्रिजम्पशन में ही हो जाते हैं। वैसे देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ प्रिजम्पशन, एक और टाइप की प्रिजम्पशन है थर्ड प्रिजम्पशन, जो होती है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि मैंने तो अब तय कर लिया है, मैं जज हूं, मैंने तय कर लिया है, अब आप कुछ भी करें उसको आप रिबट नहीं कर सकते। आप कुछ भी चाहे, कुछ भी किसी भी तरीके का एविडेंस लेके आए, हम उसको मतलब कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। मैंने क्यों तय किया है? एज अ जज, एज अ जज मेरे पास अथॉरिटी है, लॉ मेरे को अथॉरिटी देती है कि कुछ केसेस को मैं कंक्लूसिव प्रूफ मान लूं। तो कंक्लूसिव प्रूफ एक बार मान लिया तो उसमें कोई भी रिबटल नहीं होता है। जैसे अभी हमने जो भी देखा है ना 1 और 2, उसमें हमने देखा रिबटेबल होता है, रिबट कर सकते हैं मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम में। बट ये जो अदर टाइप की है, अदर कैटेगरी जो हमारी कंक्लूसिव प्रूफ वाली कैटेगरी है, इसमें नॉट रिबटेबल, इसमें कोई रिबट नहीं कर सकते हैं, कोई उस अजम्पशन के खिलाफ एविडेंस पेश नहीं कर सकते, ठीक है। कैन इट अपील? यस, अपील यू कैन डू, ऑफ कोर्स यू कैन डू अपील, वो अलग क्वेश्चन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अपील होता है। ये जो पूरी चैप्टर है ना इसको इग्नोर कर दो। AIB 20 में एक क्वेश्चन आया था, बट प्लीज देखिए आपको ना टॉप नहीं करना है, आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है। 60-65% तक भी अगर आप लेके आ गए, दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सेफ जोन में रहेंगे, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज, हर एक बैरैक्ट का आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, आपको 70-80% जितने भी इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। अब एक दो चीजें इधर उधर आएंगी उन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा, ये वाला चैप्टर तो आप हटा दो, पूरा का पूरा हटा दो। 104 108 रीड कर लेना एक बार। फिर एस्टॉपल में बस 121 एस्टॉपल का मतलब एक बार समझ लो। फिर जो विटनेसेस वाला चैप्टर है, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं, ये भी काफी डायरेक्ट है, सब कुछ बैराक से ही होता है ये वाला टॉपिक, बट इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क तो मिनिमम आपको मिलेगा। एस्टॉपल इंपॉर्टेंट है, वही बताया श्रुति मैंने। वॉइस ब्रेकिंग, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, ये तो करना है। फिर चैप्टर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर देखना क्या क्या आएंगे। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर लीडिंग क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीडिंग क्वेश्चन से अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिफ्रेशिंग मेमोरी 162 एक बार पढ़ लेना, कभी पूछ लेते हैं कहीं बार। एंड फिर ये भी पढ़ लेना 169 170 एक बार रीड कर देना, ठीक है।
ये हो गया इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो Ma'am, देखिए। section 162, 169, 170, and prior to that, which one under this chapter? 146. 143 एंड 146। Okay, okay, ठीक। अब देखिए सबका सवाल एक ही है कि मैम प्रीवियस बैराक्ट खरीदना है नहीं खरीदना है। अब हमें नहीं पता, AIB 19 में पुराने लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, AIB 20 में आधा आधा कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट, 4 क्वेश्चन BS से। तो हमें नहीं पता सच में कि मैम सिर्फ इंडेक्स से काम चल जाएगा क्या, खरीदना है क्या, रियली हमें नहीं पता। शायद चल भी जाए, आपका लक अच्छा है तो सिर्फ इंडेक्स वाले क्वेश्चन आ गए तो बैराक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, बट वी डू नॉट नो। कैन वी अंडरलाइन, हाईलाइट? नो, ये कई बार मैंने क्लैरिफाई किया है, वी कैन नॉट हाईलाइट और अंडरलाइन। प्लीज यूज स्टिकी नोट्स, जैसे अभी मैंने दिखाया। आप कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लेना कहीं पर भी, एंड एग्जाम हॉल में जाने से पहले निकाल के फेंक देना ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो। ओके, चलिए एक और लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, एस्टॉपेल। एस्टॉपेल डिस्कस करके अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस पर, तो आप भी ना रेडी हो जाइए। हाँ जी प्रियंका, बहुत रिक्वेस्ट है, तो मैं ना अगस्त से स्टार्ट करूंगी। एक्चुअली लास्ट फ्यू मंथ्स आई वाज अवे, कई लोगों को पता है मैटरनिटी लीव पे थी मैं, इसलिए मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया हिंदी वालों के लिए जुडिशरी। तो अभी मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगी, जैसे एक बार AIB का बैच खत्म हो जाए ना, तो हम बेसिक से लेके फाउंडेशन लेवल से लेके जुडिशरी का क्लास करते हैं। तो तब ये सब बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, बहुत सारे क्रिमिनल लॉज इन डेप्थ में पढ़ेंगे। CPC भी तो डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, CPC भी कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, तो रेडी, क्वेश्चंस कर ले। मैं फिर एक सेकेंड स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। इतने में मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन की तरह। व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई डिडंट अंडरस्टैंड। 1+ आपका जो नाम है। केस लॉज का ना आप टेंशन मत लो यार, केस लॉज ना पूरे 100 क्वेश्चंस में से 3 या 4 ही आते हैं, डू नॉट डिस्कस दैट। ओके Ma'am, what's the meaning of estoppel? हाँ, एस्टॉपल ही डिस्कस कर रही हूँ। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, आई जस्ट वांट टू हैव माय क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस है ना वो एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। Okay, ma'am. यस, टाइमिंग सेम रहेगा, इस बैच का टाइमिंग सेम रहेगा, 6:30। अच्छा नीरज, अभी जो भी मैंने बताया ना क्वेश्चन, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, ठीक है आपकी बात मैं समझ गई, बट जो भी अभी मैंने चीजें बताई ना वो आपको मार्क करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सिर्फ एक ही वो क्वेश्चन कवर होता है। अभी मैंने ना आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा दिए हैं जो आपको रीड करके जाना है। तो क्वेश्चन चाहे हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी वर्डिंग इधर उधर होगी, पर अगर आपको पता है ना एग्जाम हॉल में बैठ के कौन से सेक्शन में आंसर ढूंढना है, ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके हाँ, वेस्ट बंगाल जुडिशरी का ऐसा कोई स्पेसिफिक जुडिशरी का नहीं होगा, इट विल बी मोर लाइक अ फाउंडेशन कोर्स। तो आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी लिख रहे हैं उसके जो भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है ना उनको कवर करेंगे हम। कल की तरह ना क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे आंसर्स चैट बॉक्स में बताते रहना, एंड जिनको नहीं पता है वो पूछ लेना कैसे फाइंड आउट करना है, ताकि हम वो भी डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहा है, AIB 20 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्लियर, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए जो भी क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस आप करेंगे जरूरी है आप क्वेश्चन सही सही से पढ़ें। वो पुराना वाला क्रिमिनल लॉ पूछ रहे हैं कि नया वाला क्रिमिनल लॉ, जैसे यहाँ पर दे आर वेरी वेरी क्लियरली आस्किंग अबाउट द ओल्ड लॉ। तो आपको कौन सा बैराक्ट उठाना है? आपको उठाना है इंडियन एविडेंस एक्ट का बैराक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की बैराक्ट के अंदर आपको पता करना है। हाँ, I'll talk to you प्लीज later. Right now I'm in a session, okay? प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीबडी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओ सॉरी, एस्टॉपेल के बारे में भूल गई, सॉरी सॉरी। चलिए पहले मैंने कहा था ना एस्टॉपेल समझा दूंगी, ठीक है। एस्टॉपेल का मतलब होता है कोई ना अपने बात से मुकर रहे हैं तो उनको आप कहेंगे कि देखिए आप मुकर नहीं सकते अपने बात से। आप फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बिलीव करके किसी से आपने एक जमीन खरीदी है, आपके जितने भी पैसे हैं सारे पैसे देके आपने किसी से जमीन खरीदी है। जमीन खरीदने के बाद या फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो कहते हैं अच्छा मैं तो सिर्फ एजेंट हूं, मैं तो मालिक हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एजेंट हूं,
तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिनके सिग्नेचर चाहिए वो मेरे नहीं हो सकते। तो ऐसे सिचुएशन में ना वो अपने बात से मुकर नहीं सकते, वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो लॉ ये कहता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर अगर आपने बिकॉज ऑफ एनी एक्शन ये एहसास दिलाया किसी को भी आपने एहसास दिलाया हो कि ये सच है, आपने कुछ ऐसा काम किया है, एनी टाइप ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ विच किसी को ये लगा है दैट दिस इज द ट्रूथ, कुछ चीज सच लगी है, तो उस बात से आप मुकर नहीं सकते। इसको हम कहते हैं एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब है टू स्टॉप समबडी। तो अगर वो अपने पिछले स्टेटमेंट से उल्टा बोल रहे हैं या पिछले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कुछ एक्शन कर रहे हैं तो उनको हम स्टॉप कर देते हैं। उनको हम क्या कर देते हैं? उनको स्टॉप कर देते हैं। वो होता है एस्टॉपल। ठीक है, आंसर्स आने शुरू हो गए। मालविका, संजना, हाँ, आप ये क्या मुझे ये क्लैरिफाई कर दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना लोगों को आता है कि मैं समझा दूं? आप मुझे ये बता दो। अगर आप मैम कहते समझा हैं दीजिए प्लीज। समझा दूं, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे ना इनिशियल में कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ ताकि आप फॉलो करें। देखिए, जब भी क्वेश्चन मिलता है स्टेप 1 आपको फाइंड आउट करना है बेयर एक्ट का नाम। अभी हम ना सिर्फ एक एक करके अब अच्छा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी मैं थोड़ा सा क्लास अनदर 5-10 मिनट्स का ले लेती हूँ, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम पहली चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि बेयर एक्ट का नाम क्या है। बेयर एक्ट का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, करेक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे ही आपने देखा, आपको एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करना है? आपके सामने ऐसे बहुत सारे बेयर एक्ट्स पड़े हुए हैं, उनमें से आप तुरंत निकालेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट। ओके, ले लिया मैम। बट मैम इसमें तो बहुत सारे पेजेस है ना, आंसर कौन से पेज पे है मुझे कैसे पता? आप हर एक लाइन को तो मैच नहीं कर सकते। मैंने कहा मैच करके देखना है, हर एक को तो मैच नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? जब भी सेक्शन नंबर नहीं होता है आपको आंसर ढूंढना पड़ता है कंटेंट्स पेज से। ठीक है, याद रख लीजिए ये वाला पॉइंट। सेक्शन नंबर क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है, कौन सा पेज पे देखना है बेयर एक्ट का हमें नहीं पता, सेक्शन नंबर नहीं पता। सी होगा। तो हाँ प्लीज वेट। तो हम जाएंगे कंटेंट्स के पेज पर, कंटेंट्स के पेज से हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, कंटेंट्स के पेज से निकालने के लिए कीवर्ड चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? वो कह रहे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अदरवाइज इररेलेवेंट है, यानी वो रेलेवेंट नहीं है, बट वो रेलेवेंट बन जाते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट। तो यहाँ पर आपका कीवर्ड बस यही है, क्वेश्चन में तो कुछ और है ही नहीं, कीवर्ड तो यही है कि ऐसे कौन से हालात होते हैं जहां पर जो चीजें रेलेवेंट नहीं है, जो चीजें मायने नहीं लगती हैं, वो भी मायने लगने लगती है, ये है। ओके, अब आप क्या करेंगे? कंटेंट्स पेज पे जाएंगे, आप निकालिए अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट में ये इररेलेवेंट, रेलेवेंट, बिकम्स रेलेवेंट, ये शब्द कहाँ है आपको ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पे तो है नहीं क्लियरली। आप सेक्शन 3 पे भी देखिए, ये सब ना डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर भी आंसर नहीं है। कहाँ है आंसर? हाँ, रेलेवेंसी का तो शब्द यहाँ है, तो यहाँ पे आप ढूंढ के देखना। पर ये तो फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, अकेशन वाली बात नहीं है, मोटिव वाली बात नहीं है, एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस वाली बात नहीं है, कॉन्स्पिरेटर के बारे में नहीं है। यहाँ पर बात है सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। ये हो गया मेरा कीवर्ड से मैच, राइट। तो अभी मैंने क्या निकाला? आंसर नहीं निकाला मैंने, इतना अभी करके काम क्या निकाला है? मैंने आइडेंटिफाई किया है कि सेक्शन 11 वाले पेज पे आंसर मिलेगा। मैंने बस अभी तक आंसर नहीं निकाला है, मैंने ये निकाला है कि इस बेयर एक्ट में बहुत सारे जो पेजेस हैं, इनमें से कौन सा पेज इनमें से होगा वो वाला पेज जहां पर सेक्शन 11 के बारे में चीजें हैं। तो अब मैं सेक्शन 11 को कंपेयर करूंगी ऑप्शंस के साथ। पूरा बुक को तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए पहले आपने बुक आइडेंटिफाई किया, बुक के अंदर कौन सा पेज होगा मैंने आइडेंटिफाई किया। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सहारा लिया है क्या? इस वाला इंडेक्स, जो हमारा ये कंटेंट्स पेज है या इंडेक्स पेज है, मैंने इसका सहारा लिया है। इसका सहारा लेते हुए अब मैंने क्या किया? अब मैं जाती हूँ सेक्शन 11। सेक्शन 11 को अब मैं कंपेयर करूंगी, तो सेक्शन 11 को कंपेयर करूंगी तो आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, जो सब लोग कह रहे हैं ना इनकंसिस्टेंट वाला। तो क्योंकि अगर आप सेक्शन 11 खोल के देखेंगे तो आपको बेयर एक्ट में बहुत क्लियरली मिल जाएगा इफ इट इज इनकंसिस्टेंट, ये वाला मैच होगा। तो पहले सेक्शन नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑप्शन के साथ मैचिंग करेंगे। देखिए ये वाला मेथड जो है ना
आपको मतलब रात को नींद में भी किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन, सारे ही बेयर एक्ट्स में यही मेथड आप लगाएंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉलो टिल नाउ। ओके, अब नेक्स्ट वाला बताना, नेक्स्ट वाला निकाल सकते हैं कोई आंसर? नेक्स्ट वाले में देख लो, नेक्स्ट वाले में तो बहुत इजी है। सेक्शन 33 उन्होंने खुद दे दिया, सेक्शन 33 दे दिया है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट भी दे दिया है। तो क्या करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट खोलना है, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 33 खोलना है, फिर उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पे तो हम है ही, तो डायरेक्टली अब आप कंटेंट्स पेज पे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट का अब कंटेंट्स पेज देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सीधा सीधा जाएंगे सेक्शन 33 पर। क्लियर? लेट्स गो टू 33, 32 हो गया ये पूरा डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ 33। बट मैम यहाँ पे तो बहुत चीजें लिखी है ना, तो हम जल्दी जल्दी आंसर कैसे फाइंड आउट करें? एक एक थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा बैराक का नॉलेज होना हेल्प कर लेता है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है कंडीशन। तो जब भी कंडीशंस के बारे में पूछते हैं, एक्सेप्शंस के बारे में पूछते हैं, एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछते हैं, बैराक्ट में ना कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे देखिए प्रोवाइडेड का शब्द दिया है, अब ये प्रोवाइडेड का शब्द है तो ये या फिर एक कंडीशन होगा या फिर एक ऐसा एक्सेप्शन होता है। कौन सी चीज एक्सेप्शन होती है क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्सेप्शंस के लिए भी आप नीचे के हिस्सा देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में जनरली एक्सेप्शन नहीं होते, उसके नीचे ऐसे शब्द होते हैं प्रोवाइडेड, कभी कई बार होता है प्रोवाइजो, कई बार प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, कई बार क्या लिखा होता है, प्रोवाइजो लिखा हुआ होता है, या फिर एक्सेप्शन करके वो खुद लिख देते हैं, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, खुद वहीं पे लिख देते हैं नीचे। उसी बैराक्ट का मेन पैराग्राफ के नीचे लिखा होता है ये सब। जैसे यहाँ पर देखना एक्सप्लेनेशन करके लिखा हो। तो ये जो हिंट्स है ना, ये आपको यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, कंडीशन मतलब प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइजो होगा, कंडीशनल करके भी कई बार सिर्फ वही वही शब्द आ जाता है, कंडीशनल करके बैराक्ट में लिख देते हैं। तो ऐसे आप बैराक्ट में जो वर्ड्स है ना उसको यूज करेंगे। आप प्रोवाइडेड के साथ आप कंपेयर करके देखोगे तो ऑप्शन यही मिलेगा, प्रोसीडिंग वाज बिटवीन सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। बैराक में ये लिखा है सेम पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, वो ही करेंगे, सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो ऑप्शंस मैच करना ही है आपको, बट कौन से पेज पे करेंगे ये तय कर लो, एंड जल्दी जल्दी कैसे करेंगे ये प्रैक्टिस कर लो, यही आपको पास कराएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चल ये वाला क्वेश्चन ना मैं इसीलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन दिखते बड़े हैं, दिखते ये तो देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन तो लगता है, बट फ्रैंकली अगर आप पूरा का जो भी एडिशनल ऊपर के जो भी एडिशनल चीजें हैं वो हटा के पढ़ते हैं तो देखना क्वेश्चन काफी सिंपल है। Which category of documents would fall under public documents in this context? Public documents क्या है, public documents क्या है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, वो जो पूरा उन्होंने कहानी ऊपर की लिखी है ना वो बस स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कराने को है, वो बस इसीलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट ये सब पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। बट आंसर इज वेरी सिंपल। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में रिलीज करते हैं, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आंसर प्राइवेट वाला तो कुछ भी नहीं है, आंसर विल बी डी विच इज पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सेम मेथड। यहां पर भी देखना बीएससी का बैराक का नाम दिया है उन्होंने, एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्स्पिरेटर, उन्होंने कॉन्स्पिरेटर का हिंट दे रखा है, बट सेक्शन का नंबर नहीं है। तो बैराक्ट का नाम मेरे पास है बट सेक्शन का नंबर नहीं है, तो फिर से मेरे को नहीं पता ना कौन से पेज में मैं ढूंढूं। क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से पेज में मैं ढूंढूं, मैं फिर से जाऊंगी कहां पर, कंटेंट्स पेज पे जाऊंगी, एंड कंटेंट्स पेज पे कंस्पिरेटर कहाँ आता है ये चेक करूंगी। अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो आंसर डी नहीं आता है, सॉरी आंसर इज नॉट डी। इस क्वेश्चन का, कॉन्स्पिरेटर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही सही बताओ कोई। हाँ सेक्शन 8 इज करेक्ट, सेक्शन 8 BSA इज करेक्ट। ऑप्शन सी। प्रियंका करेक्ट, सी इज करेक्ट। हाँ
बट काफी टाइम लग गया लोगों को ये बताने में, चलो कोई नहीं, बट सी इज करेक्ट। तो कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? सेक्शन 8 है, कंटेंट्स पेज पे जाके किए हैं आप, ठीक है, कंटेंट में लिखा हुआ है। करेक्ट, रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। अब एक सच जो सब लोग मेरे से पूछते हैं एंड मैं समझाती रहती हूँ कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सबको दिख रहा है ना, स्क्रीन तो विजिबल है, यस विजिबल है। यस या हाँ, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में? आते हैं। अब क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को 1 घंटे की पढ़ाई के साथ कर सकते हो? एब्सोल्युटली नहीं कर सकते। मैं काफी क्लियरली बता देती हूँ, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेक्शन 19 में कैसा कॉन्सेप्ट है, तभी आप एग्जाम में जाके ये अप्लाई कर पाएंगे। मैं ना काफी सिंपल एंड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता रही हूँ। आपको एग्जाम टॉप नहीं करना है, आपको 80% नहीं लाना है, आपको 60% लाना है। कट ऑफ इज 45, हम सेफ जोन के लिए 60% का एम कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आंसर यहाँ पे वैसे है बोथ आर करेक्ट, एंड इसके वाई इट इज करेक्ट, सेक्शन 19 के हिसाब से दिस इज करेक्ट। बट आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी टाइम है ही नहीं पढ़ाई करने को, एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो भी मैंने बेसिक सेक्शन पढ़ाया है, वो कवर करने का ही टाइम नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में ना लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन, सब कुछ करना है, ये भी कर दो वो भी कर दो, ऐसा स्ट्रैटेजी के बिना मत पढ़ना, टाइम ही वेस्ट होता है। एंड देखना, 4 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट बैराक क्वेश्चंस थे, ये चारों क्वेश्चंस हमने बैराक से किया है। एक क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल है ना? तो हर 4 या 5 क्वेश्चन में शायद एक क्वेश्चन आ जाए, पर आपको वो जो 1%, मतलब ये जो 20% के क्वेश्चन है ना, जो हर 4 क्वेश्चन के बाद आ रहे हैं, वो 20% छोड़ दो, आपको लिखना ही नहीं है एग्जाम में, तुक्का मार के आ जाना, कुछ भी गेस करके आ जाओ। बट बाकी 80% आपके हाथ में है ना, वो अच्छे से कर लो। तो इसलिए इन चीजों पे ज्यादा अभी टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सारे इजी है। मैम अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन रीजन, ये साहिबा, मैंने ना वीडियो कल ही डाला था, मैं एक बार फिर से मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देती हूँ। काफी डिटेल्ड वीडियो है समझाते हुए कि असर्शन रीजन क्वेश्चन को स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नवीन, आपका एक क्वेश्चन रह गया था ना, मेरे को याद है। नवीन, आपका क्वेश्चन क्या था? फिर से पूछना अभी, आप बीच बीच में पूछ रहे थे, मैंने ना वो मेरे से स्क्रॉल अप हो गया। आपका एक क्वेश्चन पेंडिंग है, मुझे याद है। हाँ मैम, हियर से एविडेंस या रेजिस्टे में कोई डिफरेंस होता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स आप सब समझ लें। हियर से एविडेंस, हियर से करके एक एविडेंस का नाम होता है, हियर से एविडेंस। इसका ऑपोजिट होता है डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस। सिंपली बता देती हूं, एक मर्डर हुआ, मैंने कल हम बीएनएस एंड आईपीसी के बैरक्स डिस्कस करेंगे, कल हम बीएनएस करेंगे, ओके। चलो अभी 2 मिनट रुक जाओ सब लोग, 1 सेकंड इस पे आ जाते हैं, ये समझ लेते हैं हियर से एंड डायरेक्ट एविडेंस के डिफरेंस, ओके। डायरेक्ट एविडेंस वो होता है अगर मैंने अपने खुद के आंखों से एक मर्डर देखा है, ठीक है। मान लेते हैं 2 लोग हैं, अजय भूषण, अजय ने भूषण को मारा, एंड ये मैंने अपने खुद के आंखों से देखा, या आप अपने खुद के कानों से सुना है कि ऐसा एक छींक आई थी। बट इफ आई डिडंट सी, मैंने खुद अपने आंखों से नहीं देखा, बट कोई आके मुझे कहता है, अच्छा तुम्हें पता है क्या हुआ था आज मार्केट में, आज अजय ना भूषण पर वार कर दिया, ऐसा हुआ, उन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ। तो मैंने एक्चुअली अजय एंड भूषण के बीच में क्या सच में क्या हुआ था, मैंने खुद के आंखों से नहीं देखा। अगर देखती तो दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, बट मुझे इतना पता है कि कुछ लोग थे, वो आए थे और उन्होंने ऐसे बताया, ओके। उसको हम कहते हैं हियर से, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है, किसी और ने मुझे बताया। तो हम जनरल रूल कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस इज वेरी गुड, हम सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस को ही मान्यता देते हैं, दिस इज वैलिड, डायरेक्ट एविडेंस इज वैलिड। एंड हियर से एविडेंस जो है वो इनवैलिड है, इसको हम कोई मान्यता नहीं देते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट मैं यहाँ पे नीटली लिख देती हूँ, आप सब लोग नोटबुक में मार्क कर लेना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। हियर से एविडेंस जो है, हियर से एविडेंस के एक्सेप्शंस, वन एक्सेप्शन इज रेस जेस्टे। व्हाट इज वन एक्सेप्शन? रेस जेस्टे। ये सब वैसे फुल कोर्स में पढ़ाया हुआ है। हियर से एविडेंस में रेस जेस्टे एक एक्सेप्शन होता है।
एंड दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन होता है. ओके, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू हियरसे एविडेंस. जनरल रूल, hearsay not valid, but what is the exception? Exception is that res geste and dying declaration के cases में hearsay को validity देते हैं. ठीक है, this is the concept of hearsay and direct evidence. हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. When is a confession made by police by a person in police authority, police custody? police custody में अगर कोई भी person है तो किन cases में वो admissible या inadmissible हो जाता है? आंसर है इफ इट इज इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 39 ऑफ BSA. फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको इग्नोर कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एब्सोल्युटली इग्नोर इट. ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है. इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कल BNS में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो BNS में मैं समझा दूंगी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कैसे करना है, वो कर लेना, यहाँ पर मत करना. वो वाला हिंट अगर यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है एग्जाम में तो अप्लाई कर देना, बट डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस फ्रॉम एविडेंस एक्ट और BNS. ओके, यस, प्लीज आस्क तनुश्री. Yes, ma'am. Actually, I was asking that suppose the dying declaration is made by the person himself, right? So, how do we say it is a hearsay? Like suppose dying. Because the person who made it has died. Dying declaration तो तभी वैलिड होती है जब जिन्होंने जो स्टेटमेंट बताया वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तभी तो वो वैलिड होता है. तो जिसके पास डायरेक्ट एविडेंस है वो तो मर गया है ना, तो इसीलिए इट इज हियरसे, बिकॉज एवरीबडी एल्स कैन ओनली से अच्छा अजय ना मरने से पहले ऐसे कहते हुए मरे हैं, हम ऐसे ही कह सकते हैं. अजय जो खुद मर गए हैं वो कभी कोर्ट में आके ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि अच्छा हाँ मरने से पहले मैंने ये कहा था, इसलिए इसको हम हियरसे मानते हैं. ठीक है, चलिए हमारे पास अभी काफी कम टाइम है तो अभी हम क्वेश्चंस को कम रखते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. किसने दे दिया आंसर? मालविका, वेरी गुड. हाँ, ये किसका क्वेश्चन है? साहिबा, करेक्ट. देखिए अभी स्टार्टिंग में शायद साहिबा आपने देखा नहीं है लेक्चर, मैंने यही समझाया था जो भी फुल कोर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए अभी इस लेक्चर में मैंने जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, जितना भी सेक्शन इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, आप वो सिर्फ उतना हिस्सा आप कोर्स से पढ़ लेना, फुल कोर्स से. ऑल्सो कहीं लोग जो फुल कोर्स में हैं उनको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही हेल्पफुल टिप है. जो फुल कोर्स है उसमें वीडियो सेपरेटेड है, यानी थियरी वीडियो सेपरेटेड है एंड क्वेश्चन की वीडियो सेपरेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल विटनेस एंड विटनेस एग्जामिनेशन. साहिबा मैं आप ही के लिए बता रही हूँ, ये आप प्लीज फॉलो करना. विटनेस एंड विटनेस एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएंगे. अब ऐसे टॉपिक से पढ़ने में टाइम नहीं है, मैं भी समझती हूँ, तो विटनेस एंड विटनेस एग्जामिनेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस कोर्स में है, थियरी सेपरेट वीडियोस है, क्वेश्चन सेपरेट है, क्वेश्चन वाले कर लेना, फटाफट हो जाएगा, तो वो कर लो, ऐसा आपका फटाफट हो जाएगा. एंड जो भी मैं कह रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है वो बता दो. इंपॉर्टेंट तो रिकॉर्डेड में है, किसी को चाहिए तो बाद में देख सकते हैं सब कुछ. व्हाट इज योर क्वेश्चन श्रुति? आपका क्वेश्चन मेरे को दिखा ही नहीं, प्लीज आस्क. हेलो. यस मैम मुझे वो टेलीग्राम लिंक चाहिए, और जो आपने क्लासेस हुए अभी इस शेड्यूल के वो जो ओपन नहीं हो क्लासेस रहे. क्यों ओपन नहीं हो रहे? वो तो मैंने चेक किया है, ओपन हो रहे थे. मैंने आपका कौन सा? मेरा आपका देखिए कल का जो क्लास है वो तो रिकॉर्डेड है नहीं, है ना? एंड आज तो सेकेंड डे है, आज का लेक्चर तो अभी हाँ, चल रहा है, चलने के एक कल दो का घंटे नहीं हुआ बाद ना ओपन. मिलेगा. एंड कल का जो लेक्चर है उसका मैंने क्या समझाया? डाला ही मैंने नहीं कहा है, था डाला कि वो बाद में हम सैटरडे को लेंगे, राइट? देखिए once अच्छा. again too many people are talking, can we just stop this for a while because we have questions to finish. So next 5 minutes we'll do the questions, फिर एंड में आपके क्वेश्चन आपका जो भी क्वेरीज है वो मैं ठीक है वो सब लूंगी. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है तो एक सेकेंड, लेट्स कम बैक. देखिए यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ओल्ड बेयर एक्ट एंड न्यू बेयर एक्ट का कंपैरिजन करना पड़ेगा.
यहाँ पे तो आंसर इज काफी सिंपल, आंसर इज कोर्शन। पर कैसे करेंगे? जैसे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, आप तुरंत ही ओल्ड बैराक न्यू बैराक दोनों साथ में रख लेना, एक एक करके कंपेयर करना। यानी बीएससी के बैराक में सेक्शन 22 ओपन करना, एविडेंस में सेक्शन 24 ओपन करके उन दोनों को कंपेयर करना। ऐसे कंपेयर क्वेश्चन, न्यूली एडेड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये मुझे बताना नहीं चाहिए, आप हम सब लोग बच्चे थोड़ी ना हैं, इतना तो पता है दैट वी हैव टू टेक केयर, हम क्लास में हैं, राइट? अब न्यूली एडेड सेक्शंस क्या है ये भी पूछ लेते हैं। न्यूली एडेड सेक्शंस को भी आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अगर वो पूछ रहे न्यूली एडेड शब्द क्या है, न्यूली एडेड सेक्शन क्या है, तो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आप क्या करेंगे, ओल्ड लॉ एंड न्यू लॉ को कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा। खत्म हो गया, वो 7:30 तक ही रहता है, वो एंड हो रहा है। तो मैं आई नो हु इज दिस, मैं आपको क्लास से मुझे बाहर करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया, यहाँ तक फॉलो कर लिए। नेक्स्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, वो मैं आपको आप पे छोड़ देती हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, इसलिए मैं सबको कह रही हूँ आप बंद हो जा, मतलब प्लीज स्टे साइलेंट। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं एक क्रिमिनल का केस चल रहा है जहां पर राजेश इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। कौन? राजेश इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में राजेश अक्यूज्ड है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस गए हैं, पुलिस ने रिकवर किया है, पुलिस को मिला है एक स्टोलन लैपटॉप। स्टोलन लैपटॉप कहाँ पे मिला है? एक ऐसी जगह से मिली है, ऐसी लोकेशन से मिली है जहां पर फ्रीक्वेंटली राजेश जाते रहते हैं। ओके, अब वो जो लैपटॉप है उस पे उनका फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए हैं उनको, राइट? आप फिंगरप्रिंट्स देख रहे हैं तो फिंगरप्रिंट्स तो मैच होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर राजेश तुरंत जाते रहते थे। अब बात यह है कि बीएससी के हिसाब से आप बताइए, हाउ शुड द कोर्ट इंटरप्रेट दिस पीस ऑफ एविडेंस? नाउ आंसर हियर इज, इट इज circumstantial evidence, but they are not by themselves proving any guilt. यहाँ पे दो शब्द हैं जो हमें पता होना चाहिए, वो एक बार समझ लेते हैं। एविडेंस ना बहुत तरीके के होता है, अभी हमने देखा ओरल एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी बहुत चीजें होती है, बट सबका जो वेटेज है ना वो सेम नहीं रहता है। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते हैं, कुछ वीक एविडेंसेस होते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, इन स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एविडेंसेस के लिए ना सपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है, कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं कंक्लूसिव। ये कंक्लूसिव प्रूफ्स हैं, इनके लिए ना किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद है बस, दैट इज सफिशिएंट। कंक्लूसिव प्रूफ का बेस्ट एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है। यानी किसी भी केस में अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन मिल गया तो बस वो काफी है। सिर्फ उसी के आधार पर कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसी के आधार पर कोर्ट किसी को भी कन्विक्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो वीक होते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सिर्फ एक उस चीज को लेकर हम पूरा केस का नक्शा नहीं बदल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिशंस हो गए, हाँ एडमिशंस रेलेवेंट है केस में, बट दे रिक्वायर सपोर्ट, दे रिक्वायर कोलैबोरेशन। हमारा जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, हाँ एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट है ना मैम, ऑफकोर्स हमने पढ़ा था रेलेवेंट है, बट सिर्फ एक्सपर्ट ने बताया इसी के बेसिस पे, सिर्फ इसी स्टेटमेंट पे हम पूरा केस का नक्शा नहीं बदल सकते। जज जो वहां पे बैठे हैं वो डिसीजन सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन के स्टेटमेंट से नहीं ले सकते। सो जो हमारे एडमिशंस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, ये सब, या जो अभी जो बताया फिंगरप्रिंट्स, अभी के जो लैपटॉप वाले एग्जाम्पल पे हमने देखा फिंगरप्रिंट्स का जो ये है ना, ये सब जो भी चीजें हैं ये इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये काफी वीक है। इन सबको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, किस चीज की जरूरत है? इन सबको जरूरत है, यहां लिख देती हूँ, तो इन सारे वीक वालों के लिए जरूरत है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत है। इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही हम सपोर्टिव एविडेंस कहते हैं, इसी चीज को हम कोलैबोरेटिव नहीं, कोलैबोरेटिव एविडेंस भी कहते हैं। सेम नेम है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोले, सपोर्टिव बोले, कोलैबोरेटिव बोले, सेम ही चीज है।
बट ऐसे वीक चीजों के लिए सपोर्टिंग एविडेंसेस की जरूरत होती है। तो एडमिशंस के बारे में हो, फिंगरप्रिंट्स के बारे में हो, डीएनए रिपोर्ट हो, एक्सपर्ट ओपिनियंस हो, ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या होना चाहिए? सपोर्ट मिलना चाहिए। एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सपोर्टिंग एविडेंसेस इज अकम्प्लिस स्टेटमेंट। अकम्प्लिस वो होता है जो अपराधी, मतलब जो भी अक्यूज है, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने क्राइम किया, कुछ दिनों के बाद वो पुलिस के अप्रूवर बन जाते हैं। जो पुलिस के अप्रूवर बन जाते हैं उनको हम अकम्प्लिस कहते हैं। तो अकम्प्लिस स्टेटमेंट का भी स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी नहीं होता है, वो वैलिड है, वो रेलेवेंट है, कोर्ट कंसिडर करती है, बट सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, कोरैबोरेटिव एविडेंस चाहिए। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्या अकम्प्लिस स्टेटमेंट को सपोर्ट चाहिए? हाँ चाहिए होता है। वो खुद ब खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है, दे डू नॉट इन देमसेल्व्स प्रूव द गिल्ट। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस काफी इजी है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो है ना वो एक बार रट के भी चले जाओ, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्या है तो आप ये वाले रट के भी जा सकते। ठीक है, अब मैं बंद कर देती हूँ। अब जितने भी लास्ट के क्वेश्चंस है लिया करो, थोड़ा मजा आ जाता है। ठीक है, देखते हैं। ओके, कल से करते हैं पूरा। ओके, व्हेन दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड? पीडीएफ तो अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक पीडीएफ अराउंड हाफ एन आवर में अपलोड हो जाएगा। एंड आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो थोड़ा टाइम लग जाता है। रिकॉर्डेड सेशन रफली टेक्स अराउंड मिनिमम 4 to 5 आवर्स मिनिमम, क्योंकि हाँ, कंपेयर वाला क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको आप बस आराम से बैठिए आशीष, दोनों बैराक्ट को उठाइए जो भी क्वेश्चन में दिया है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट, आपको मिल जाएगा। 138 अकम्प्लिस, अभी जो मैंने समझाया वही है। अकम्प्लिस जो होते हैं वो जो भी बोलते हैं ना, उसको कोरैबोरेशन की जरूरत होती है। अक्यूज्ड, वो भी अक्यूज्ड ही थे, अब उनका धर्म मतलब वो ऐसा चेंज सोल बन गए कि अब वो पुलिस अप्रूवर बन गए, पर वो तो है तो अक्यूज्ड ही ना। हम अक्यूज्ड की बातों को एज इट इज नहीं मान सकते, उसके लिए भी कोरैबोरेशन या सपोर्ट की जरूरत होती है। कल का वीडियो नहीं आएगा रंजन, क्योंकि कल का वीडियो मैं नहीं दे रही हूँ, मैं लाइव क्लास फिर से ले रही हूँ। वही मैंने समझाया, मैं एंड में भी फिर एक और बार समझा देती हूँ। जिन्होंने भी कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, सैटरडे को जरूर अटेंड करना 6:30। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मैं चाहती हूँ कि सब लोग वो लाइव में अटेंड करें, साथ में डिस्कस कर ले। ओके, थैंक यू जय, आई एम वेरी ग्लैड कि आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। वेयर टू गेट द पीडीएफ? माय कोर्सेस में होगा। ओके मैम, कल आईपीसी का क्लास होगा, बीएनएस का कल? यस, कल बीएनएस। ठीक है, बीएनएस का बैराक लेके आना है, बीएनएस प्लस आईपीसी, बट हम मेजरली न्यू लॉ पे ही फोकस करेंगे, ओल्ड लॉ का रेफरेंस देते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, कल कौन सा मैम? आईपीसी एंड बीएनएस का बैराक। ठीक है, और आज के क्वेश्चन कहाँ पे बीएनएस का तो है मैम। ये आपको मिल जाएंगे माय कोर्सेस में, मैं खुद लिख दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अब इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना वो सब मैं शेयर कर दूंगी। हाँ ठीक है,